पूरा हफ्ता बाजारों के लिए है भरपूर एक्शन वाला और आज हफ्ते के अंत में शुरुआत करने के लिए हैं संकेत बेहद खराब, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स के हो चाहे हमारे अपने नतीजों के। ऐसे में गैप से नीचे खुलने को तैयार होता हुआ गिफ्ट निफ्टी, लेकिन उसके बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। आज बाजार पर तो करना है फोकस, बट अनिल जी क्या कल के लिए आप तैयार हैं? ये बिल्कुल एक्शन पूरा का पूरा कल ही की तरफ शिफ्ट हो चुका है और मतलब मैच भले कल होने वाला हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज से शुरू हो चुका है पूरा मूड माहौल और बिल्कुल वो दिन आ रहा है जिसका लंबे समय से सबको इंतजार था। भारत और पाकिस्तान की वो ऐतिहासिक भिड़त, लगातार 8वीं बार हमें उन्हें हराना है सर। लगातार 8वीं बार, 7 बार से लगातार वर्ल्ड कप में हमारा जो एक वो ट्रेंड है, विनिंग रिकॉर्ड है, एक भी बार हारने ने। और इस मैच में जाने के पहले भारतीय टीम पूरे जोश में, फुल फॉर्म में, एकदम मजबूती के साथ है। तो बस देख लीजिए, तैयारी है पूरी की पूरी। आप चीयर करने वाले हैं? मेरी पूरी तैयारी है और मैंने इसीलिए तैयारी पर एक वीडियो भी अभी पोस्ट किया है। मैं तो शाम को ही जा रहा हूँ आज अहमदाबाद। चले अहमदाबाद? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब सैटरडे संडे हो, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया में ही हो, इससे तो बड़े। मुझे याद है पिछला वर्ल्ड कप मैच तो मैं वहाँ देख के आया था, इंग्लैंड में देख के आया था, मैनचेस्टर में था। तो वहाँ जा सकते थे, यहाँ तो जाना ही जाना है बिल्कुल। मुंबई से अहमदाबाद तो पास में, पास में ही है। और मतलब मेरे ख्याल से कल पूरा देश अहमदाबाद में ही है। होने वाला है बिल्कुल। मैं तो स्टेडियम से चीयर अप करने वाला हूँ। अरे वाह, होटल मिल गया आपको? हाँ, मतलब जुगाड़ कहीं कहीं सब हो ही जाता है, कुछ न कुछ कहीं कहीं हाई डिमांड होने वाली। अच्छा है सर, लेकिन हमारे तो इतने दर्शक है ना, घर में रखने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो एक मैंने वीडियो भी इसलिए डाला है और एक क्वेश्चन भी दिया है लोगों के लिए क्वेश्चन भी दिया है मैंने कि भाई टीम तो अपनी तरफ से तैयारी कर ही रही है, आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। दीप, आपके लिए भी काम है। अच्छा, हाँ, करें चलिए। आपको विनिंग स्कोर का अंदाजा लगाना है, मतलब कितना स्कोर होगा, चाहे पहले बनाएं बाद में बनाएं, विनिंग स्कोर जो भी है। तो आप अंदाजा लगाइए, आप सब भी अंदाजा लगाकर मुझे बताइए। जिसके अनुमान बेहद नज़दीक होंगे, जो सही जवाब होंगे वो तो सारे लूंगा ही, अगर समझो सही नहीं भी हुए तो कम से कम 5 विनर्स जो एकदम नज़दीक है उनके मैं नाम अनाउंस करूंगा सोमवार को शो में। डन सर। तो आप भी फटाफट ट्विटर पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे या जहाँ भी आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे फॉलो करिए और तुरंत से लिख के भेजिए कि कहाँ पर क्या क्या आपको। चलिए, तो हम तो तैयार हैं सर मैच के। बिल्कुल, ट्विटर पर जाइए और अनिल जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब भी दीजिए। और मैच तो कल है, बट आज हम चैनल पर भी कुछ कर रहे हैं मैच के। बिल्कुल, पूरा प्लान है आज। और सबसे पहली तैयारी तो अभी बस थोड़ी देर में 8:30 बजे से आपको प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा। हाँ, मतलब आज कौन सा स्टॉक आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द डे हो सकता है, प्लेयर ऑफ द डे मिलेगा आपको। तो आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको प्लेयर ऑफ द डे देने वाले हैं। सुबह 8:30 बजे से लगातार शो में आपको प्लेयर ऑफ द डे मिलेगा। तो इसकी हमने तैयारी करके रखी, तो आपको स्पेशल पिक्स आज आने वाली है। आप भी कुछ देने वाले हैं? हाँ, मेरे पे भी दबाव बहुत है तो मैं भी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए एक बार जरा वो वीडियो झलक तो देख लीजिए, क्या सवाल पूछा अनिल जी ने। कल के पाकिस्तान के सामने मैच से पहले इंडियन क्रिकेट टीम तो बड़ी मेहनत कर रही है, नेट पर प्रैक्टिस कर रही है, पसीना बहा रही है, मेहनत कर रही है क्योंकि जोर से हराना जो है पाकिस्तान को। लेकिन आप और मैं, हम क्या कर रहे हैं कुछ? जी हाँ, मैं तो कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और वहीं से टीम को चीयर करूंगा। लेकिन आपके लिए एक काम दे देता हूं, अगर आप मैच देखने ना आ पा रहे हो कोई बात नहीं, विनिंग स्कोर का अंदाजा लगाइए और जो 5 ऐसे विनर्स हैं जो विनिंग स्कोर के बेहद करीब पहुंचेंगे, मैं मंडे को अपने शो में उनका नाम दूंगा। और हाँ, एक और बात, आप में से कौन कौन मुझे अहमदाबाद मिलने आ रहे हैं? आज शाम को पहुंच रहा हूं मैं। शाम को पहुंच रहे हैं अनिल जी अहमदाबाद और मैच की पूरी तैयारी पूरे जोश के साथ हम भी सेलिब्रेट करेंगे। अनिल जी तो होंगे ही स्टेडियम में, ढूंढेंगे सर अब आपको। नहीं, मैं वेव करूंगा आपको। वेव करें? हाँ, बिल्कुल कैमरा आएगा चलिए देखते। चलिए, तो मैच का तो पूरा मजा होने वाला है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम तो दिन में 5-5, 6-6 घंटे कैमरे के सामने बैठते हैं, लोगों को 5 सेकंड अगर दिख जाता है तो कितनी और वो अलग खुशी होती है, तो वो चीज। और लेकिन स्टेडियम में दिखने का मजा भी अलग है। भले आप स्टूडियो में 6 घंटे दिखे लेकिन वहाँ 6 सेकंड दिखे, उसका मजा एक अलग है बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे आपको ये लगता है ना कि लाखों में से एक को ढूंढ के निकाला है, वैसा हाल है। और ये तो लाखों की कैपेसिटी वाला स्टेडियम भी बिल्कुल।
चलिए मजा आने वाला है कल, बट उससे पहले आज का ट्रेडिंग डे निकालना है और इस समय संकेत थोड़े अच्छे नहीं आए। एक बार पहले अनिल जी से समझ लेते हैं कि आज सुबह के ट्रिगर्स हमें क्या कह रहे हैं और फिर बाजार की भी बात करेंगे। बताएं सर। ट्रिगर्स आज आते दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से कमजोरी के एज एक्सपेक्टेड कि भाई 4 दिनों से लगातार बढ़ रहे तो कहीं तो ब्रेक लगेगा, और वो लगा भी। 2.25 अंक डाउ गिरा है और 50 अंक की कमजोरी रही नैस्डैक में। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों फिर से बढ़कर आए, ये चिंता की बात है। महंगाई के आंकड़े और IIP के आंकड़े भारत में आए हैं बेहद मजबूत, ये एक अच्छा संकेत। और कमजोर रेवेन्यू गाइडेंस से इन्फोसिस का ADR लगभग 7% घटता हुआ दिखा था। ये सारे ट्रिगर्स हैं जो, और इसमें से एक भी ऐसा नहीं जो आपका नहीं है, एक है हमारा महंगाई और IIP का जो मूड ठीक करे, बाकी 3 है कमजोर। बिल्कुल, तो मेरे को एक्चुअली सवाल भी यही आपसे पूछना है जी। रोज हम वैसे ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, ट्रिगर्स वहाँ से लेते हैं, हमारे ट्रिगर्स की बात करते हैं। आज कौन से ट्रिगर्स ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करते दिख रहे हैं? क्योंकि महंगाई बढ़कर आई है अमेरिका में, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट हमें करने वाला है, या फिर जो हमारे खुद के IT नतीजे और स्पेशली जो गाइडेंस का टाइम? बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है कि असर तो दोनों का होगा, लेकिन कितना कितना 50-50। अगर समझो इन्फोसिस के रिजल्ट्स और गाइडेंस दोनों पॉजिटिव हो जाता है HCL टेक के, और अगर डाउ इतना खराब होता जी 2.25 तो हम फ्लैट खुलते, ठीक है। राइट। अगर डाउ 200 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता है, इन्फोसिस खराब होता करता, तो हम भी फ्लैट खुल जाते, राइट, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही खराबी की तरफ है तो दोनों का 50 से 75 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एक का बनता है, 50-50। हाँ। सो मेरे ख्याल से 101 पॉइंट से काम चल जाना चाहिए। 100-125 पॉइंट से ज़्यादा घटने की जरूरत नहीं है। 150 पॉइंट नीचे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है? आप जो जैसा बोले, पहले मैं इन्फोसिस करूं एनालिसिस या पहले मैं ग्लोबल का बताऊं? सो दोनों का किस तरह से इम्पैक्ट होगा वो एक बार पहले ग्लोबल कर, मैं ग्लोबल बताता हूँ। हाँ, सो ग्लोबल में क्या हुआ है? ग्लोबल में जो अमेरिका के डेटा आए हैं वो फिर से ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। कल भी आए थे होलसेल डेटा आए थे, और परसों आई मीन जो कल आए थे, और आज जो आए वो आपके CPI डेटा है। बिल्कुल, कोई ऐसे नहीं कि तोड़फोड़ बढ़े हों। 3.6 से 3.7 है, उम्मीद इतनी थी, तो 10 बेसिस पॉइंट बहुत फर्क नहीं पड़ा। इससे ज़्यादा तो कल खराब आए थे डेटा, कल तो बहुत खराब है। हाँ, लेकिन कल नहीं घटे। सो ये क्या है कि दीप, घटने के लिए भी आपको एक बहाना चाहिए। 4 दिनों से एक तरफा तेजी करके आपको कहीं तो रुकोगे ना। वो कहीं रुकने वाला जो एक सिस्टम है वो कल एक ट्रिगर मिल गया, और लगातार दूसरे दिन आपका महंगाई का आंकड़ा ऊपर आया। मजे की बात देखिए, अगर महंगाई की वजह से हम घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं? हायर फॉर लॉन्गर, ठीक है। ब्याज दरें ऊपर बनी रहेगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, ठीक है। यही डर है जी। अगर यही डर है तो कल फिर नवंबर की पॉलिसी में अभी भी वही 10-15% ही लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। करेक्ट। लोग अभी भी अगली पॉलिसी में, लेकिन इसके चक्कर में बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया। जो ऐसा लगा था कि अब ये ढीले हो रहे हैं, कल वापस 4.65 पे आपका बॉन्ड यील्ड आ गया, है ना। 10-15 बेसिस पॉइंट वो बढ़ गया। डॉलर इंडेक्स 106 के पार निकल गया, 105-50 के आसपास से 106-50 के आसपास आ गया। तो वो चिंताएं वो वापस से आ गई है। इस वजह से तो आपका हुआ ये कि भले ही महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ के आई हो, लेकिन बढ़ के उम्मीद से ज़्यादा नहीं बढ़ के आई हो, लेकिन वो बढ़ के आना ही अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। और जिस वजह से एक तरफा तेजी हो रही थी, उस पर हल्का फुल्का जो ब्रेक लगाना था वो लगा दिया। वैसे बाय द वे आप देखें तो अमेरिकी बाजार नीचे से काफ़ी रिकवर होकर भी बंद हुए, ऐसा नहीं कि डे लो पर जाकर बंद हुए, बीच में बंद हुए। पूरे ट्रेडिंग रेंज का जो बीचों बीच का हिस्सा था उस पर जाकर बंद हुए। तो मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल कोर्स होता तो अमेरिकी बाजारों की वजह से हम 50-75 पॉइंट, 51 पॉइंट नीचे खुलते। ये अमेरिका का रिएक्शन है। समझ गया सर। दूसरा रिएक्शन वो ज्यादा खतरनाक है। एक बार रिजल्ट रिव्यू का बिगुल भी बजा ले फिर यहीं रिजल्ट की बात। हाँ, बिल्कुल। पहले एक बार रिजल्ट रिव्यू लेते हैं जी से। बताएं सर, इसका इम्पैक्ट कैसे? ये पहला है इन्फोसिस। इन्फोसिस के नतीजे अगर खाली आप एक बार नतीजों को देखें ना, आपको कहीं कोई खराबी नहीं दिखेगी। रिजल्ट में कुछ खराब नहीं है। रेवेन्यू आपका इनलाइन है, थोड़ा सा बेहतर ही आया है। इनफैक्ट डॉलर रेवेन्यू बेहतर आया है। तो हर एक लिहाज से मतलब प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट की भी उम्मीद के मुताबिक ही है। मार्जिन्स 21% की उम्मीद थी, 20 बेसिस पॉइंट बढ़कर आए। सेम TCS की तरह उम्मीद से 10-20 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़कर आए। तो मार्जिन में तो कंट्रोल आ रहा है। अगर ये रिजल्ट होते तो इस रिजल्ट के दम पर इन्फोसिस 2 से 3% बढ़ सकता था, 2% बढ़ सकता था, क्योंकि अंडर ओन्ड है अभी भी। लेकिन इन्फोसिस का ADR 6.5% घटा। क्यों? उसका रीजन है गाइडेंस।
इस क्वार्टर में अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, ऑर्डर विन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों मैनेजमेंट ने लगातार दूसरी तिमाही में गाइडेंस कट करने की बात की। पिछली बार भी ऑर्डर विन्स अच्छी थी, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो ऐसा लगा कि इस बार तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं कि वो गाइडेंस कट करे। एक्चुअली गाइडेंस कट करके रैशनल समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि एक बार के लिए अमेरिका को लेकर, ग्लोबल पूरी इकोनॉमीज को लेकर अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, तो ये अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। नेगेटिव होने से ज़्यादा कॉशियस व्यू है। एक तो क्या कि आप बिजनेस पे नेगेटिव हो, मुझे पता है यार नहीं मिलेगा बिजनेस, है ना, बहुत दिक्कत है। और दूसरा है कि मुझे ये पता नहीं चल रहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। सो आई थिंक वो सेकंड वाली स्टेज ज़्यादा दिख रही है आईटी कंपनियों में। सेम कल आपने बात कर रहे थे कि टीसीएस में भी मैनेजमेंट जब कमेंट्री में थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहा था ये, और सेम चीज आपको एचसीएल टेक में भी दिखे। तो तीनों दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट को मैं एक बात समझ में आ रही, बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, जो उनकी भाषा है, कि फ्यूचर को लेकर वो अनसर्टेन है, राइट। डर से ज्यादा अनिश्चितता है। एक तो ये कि मुझे डर ही है कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, मैंने जो गाइडेंस दिया मुझसे नहीं मिल पाएगा, मेरी हालत ऐसी है नहीं कि मैं कर पाऊँ। दूसरा है कि यार मुझे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी तक तो ठीक है, राइट, ऑर्डर्स ठीक आ रहे हैं, लेकिन आगे का पता नहीं। तो ये आगे का पता नहीं वाली सिचुएशन थोड़ी सी बाजार को परेशान करे। तो आई थिंक ऐसे जो रेवेन्यू गाइडेंस कट किया है लगातार दूसरी दिन में, अब वही वाली बात है, पिछले क्वार्टर में भी कट किया था लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी आई, इस क्वार्टर में भी कट किया, पता नहीं आगे परफॉर्मेंस अच्छी आए नहीं आए। सो आई थिंक बाजार थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर नर्वस है। अब रहा सवाल क्या 6.5% इन्फोसिस घटना चाहिए, तो उसका जवाब है ना, ज्यादा हो गया था ना। हाँ, क्यों? देखिए पहली चीज तो ये कि कल ऑलरेडी आप 2% घट चुके हैं, राइट, ठीक है। थोड़ा बहुत आप टीसीएस के रिजल्ट के वहाँ से, मेरे ख्याल से कल 1510 15% था, वहाँ से आप घट के 1460 आ गए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2 से 4%, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 4%, इससे ज़्यादा का कट आपको इन्फोसिस में अब नहीं मिलना चाहिए, ताकि आप एडजस्ट हो जाएंगे। सो रहा सवाल स्टॉक की प्राइस मूवमेंट का, तो 1380 से 1400 फ्यूचर्स के मैं लेवल दे रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा इन्फोसिस पे, और ऊपरी स्थानों पर 1460 1480 ऐसी रेंज है जहाँ पर अब ये रुक जाएगा। तो ये बेसिकली इस रेंज को ट्रेड करता रहेगा, नीचे आने पर इस रेंज। और आप देखिए अभी भी कोई बड़े डाउनग्रेड नहीं आए इन्फोसिस में, ऐसा नहीं, क्योंकि भले ही मैनेजमेंट सावधानी की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को ये लग रहा है कि ठीक है अचीव कर लेंगे। सिमिलर सिचुएशन मैं एचसीएल टेक में लेके आता हूँ। एचसीएल टेक का भी यही हाल है, गाइडेंस घटाया है, बाकी रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक है, कहीं कोई खराबी नहीं है, और मतलब तीनों आइडेंटिकल है एकदम। मार्जिन तीनों के बेहतर आए हैं, रेवेन्यू इनलाइन आया है, एक्सेप्ट टीसीएस में छोड़ दो कि थोड़ा सा कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू हल्का सा नीचे आया है, बाकी में तो इन्फोसिस में तो अच्छा बीट है एक्चुअली रेवेन्यू पे। अगर गाइडेंस नहीं घटाया तो इन्फोसिस आज 3% 4% ऊपर होता था। सो लेकिन तो एचसीएल टेक में भी वही है, नीचे की तरफ 1170 1180 के आसपास सपोर्ट है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 1230 1255, और मुझे ऐसा लगता है कि एचसीएल टेक तो इन्फोसिस जितना भी नहीं घटेगा। अच्छा, एचसीएल टेक तो कम ही घट के काम चला लेगा, 1-2% से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इससे घटना चाहिए। सो आई थिंक बस बात वही है कि कूद कर कोई खरीदेगा नहीं कि आज सुबह सुबह मुझे जंप मार के ले लेना है कि बाद में मिलेगा नहीं। सो बॉटम आउट प्रोसेस में आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, लगेंगे 2-3 महीने, लेकिन 2-3 महीने में बॉटम आउट हो जाएगा। और हो सकता है अगर कोई बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, आजकल थीमेटिक फंड्स की बड़ी वो फैशन चल रही है, बहुत सारे लोग थीमेटिक फंड में पैसा लगाते हैं। अगर आप भी इसमें, तो आप एक एसआईपी कर सकते हैं आईटी फंड में। हाँ, आईटी फंड में, आईटी सेक्टर में एक एसआईपी करने का वक्त है, करिए 6 महीने 12 महीने के लिए एक इंस्टॉलमेंट हर महीने में डाल दीजिए, बन जाएगा पैसा, मौका बन रहा है, बन जाएगा। अब वो प्रोसेस शुरू हो रही है। क्योंकि क्या है, आपको छोटे छोटे सिग्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। सब कुछ खराब नहीं दिखा, स्टॉक प्राइस से मत डिसाइड करिए हर चीज़ खराब। ऑर्डर विन्स मजबूत है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है, करेक्ट। क्या चीज़ परेशान करेगी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, और तभी तो आपको अच्छे भाव मिलते हैं, तभी तो भाव मिलेगा। एग्जैक्टली, ये चीज़ है। ठीक है, डन। तो आईटी पर रखिएगा नजर। ऑफ कोर्स आज दबाव आएगा, गिरावट में योगदान होगा, बट शायद रिएक्शन या डर ओवरडन है उसको लेकर। अच्छा, आज की स्ट्रैटेजी समझे सर। उससे पहले एक बाजार से ही संबंधित सवाल, हर बार ऊपरी रेंज पर कुछ ना कुछ खराब खबर आ जाती है। अब 4 दिन की तेजी के बाद आप यूएस इन्फ्लेशन ले लें, आईटी ले लें, या फिर ओवरबॉट बाजार ले लें, 19,800 पर 2 दिन से हम हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस पर? नहीं, बात ठीक है, वो यही होता है। कब
और इसलिए 2 दिन से मेरे को ना निर्णायक रूप से हम पार नहीं कर पा रहे 19,800 को। 19,811 का हाई दिया था, तब मैंने बोला भी कि एक दिन और देखते हैं। कल भी 19,800 से 10 पॉइंट नीचे आप बंद हो रहे 6 पॉइंट, सो वहाँ जाके आपको अटका देता है। अब ये है ना एक गैस वाली बात है कि आपने ब्रेकआउट कर दिया कि नहीं किया। करेक्ट, 10 पॉइंट ऊपर होने से भी ब्रेकआउट नहीं होता, 10 पॉइंट नीचे होने से भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। लेकिन यही है, आप सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी देखिए 44,700 750, हमारी राय भी थी कि वहाँ पर एक बार जरूर बेचना चाहिए। 2 दिन तक वहाँ के आसपास आके मौका दिया। अब ठीक है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे से बढ़िया चीज़ क्या है देखिए, चलो आपका इन्फोसिस खराब है, चलो आपका ग्लोबल खराब है, ठीक है, लेकिन आप है कहाँ, है ऊपर में। यही अगर नीचे के रेंज पे हो और ख़राब हो और रेंज नीचे तोड़ दे तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कम से कम ये तो है ना कि आपके पास कुशन है नीचे के लिए। सो आई थिंक थोड़ा सा हमें रेंज को पार करने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ये परफेक्ट रेंज बाउंड मार्केट है। अब इस रेंज बाउंड मार्केट में अब आप ये भी तो सोचो, आज अगर ख़राब लग रहा है कि हम 19,800 को नहीं पार कर पाने, ये सब हो गया, ये भी तो सोचो कि इजराइल होने के बावजूद हम घटे नहीं ना, रेंज को तोड़ा नहीं। तो खराब समय में नहीं तोड़ा नीचे की तरफ, अच्छे समय में नहीं तोड़ रहे ऊपर की तरफ, रेंज में रहो, बने रहो, अटके रहो, ठीक है। थोड़ा जोकर इन द पैक जी, HDFC बैंक ना कल मेक और ब्रेक HDFC बैंक है, समझ गया। हाँ, अगर HDFC बैंक ने खराब किया ना तो गए काम से कि भाई IT नहीं, बैंक नहीं, तो फिर क्या। और अगर HDFC बैंक ने संभाल लिया तो आप कोई दिक्कत नहीं, एक करेक्शन अच्छा देख लेंगे और वापस ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, रेंज में पड़े रहेंगे। नीचे आप 19,400 के आसपास जब भी आएंगे बाइंग आ जाएगी, ऊपर 19,800 के आसपास जब भी आएंगे सेलिंग आ जाएगी। 300-400 पॉइंट की रेंज में आपको आराम से टाइम पास करना है। तो ऐसे कोई बहुत डरने घबराने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि वही 100, 125, 150। और एक चीज़ में 150 पॉइंट है क्या दी, कौन % है। इसलिए मैं हमेशा बताऊँ, मैं तो हेजिंग भी आपको 150-200 पॉइंट दूर की देता हूँ कि इतना तो आप मान के चलो कभी भी गैप अप गए। और मुझे लगता है कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो कोई ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमें इतना नीचे खुले, 100-125 पॉइंट से काम चला लेंगे, उतना नीचे खुल के काम हो जाएगा। गॉट इट सर। चलिए फिर बताएं आज के लिए कुछ खास संकेत में। आज अमेरिकी बाजार, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स तीनों ही कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। उसके ऊपर FI ने भी 2 दिन तक ऐसा मूड बनाया कि भाई हम थोड़ा बेचना रोक रहे हैं, लेकिन कल फिर से दबा के बेच दिया फ्लैट मार्केट में, तो FI वो भी संकेत खराब है। उसके ऊपर आग में घी का काम इन्फोसिस और HCL टेक के गाइडेंस ने कर दिया। ये लो जी, रिजल्ट अच्छे देखे, गाइडेंस खराब। एक ही आज सिल्वर लाइनिंग है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की है, महंगाई के नंबर्स। ये बात नहीं कि बढ़िया नंबर है दीप, 5% के आसपास की महंगाई आई है और क्या चाहिए, 5.5% का अनुमान था, बहुत ही बढ़िया नंबर है। और IIP के नंबर 14 महीनों के ऊपरी स्तरों पर है। तो कहाँ है मंदी, एग्जैक्टली है ना। जहाँ अमेरिका 10-10 बेसिस पॉइंट पे उलझ रहा है इन्फ्लेशन पे, हमारा इन्फ्लेशन 0.5% उम्मीद से ज़्यादा घट के आया है, 5% के आसपास। ये बड़ा कंफर्ट देने वाला है। पिछले महीने से तो 7.7% 6.83% से 5%, यानी 2.5% इन्फ्लेशन घटा है। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुंह फुला के मत बैठिए, मूड खराब मत कीजिएगा, ऐसा कोई चलता है, मतलब वैसा वाला हाल है ना। तो बाकी सब मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिक्कत की वाली ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। निफ्टी पर 19,800 और 44,800 निर्णायक रूप से हमारा पार हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली ऊपर की रेंज में जाके अटके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल कि सपोर्ट कहाँ है आज के लिए। तो 19,550 19,650 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। निफ्टी पर 44,000 44,200, बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है। तो कोई चिंता की खास बात है नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा चलता है, बट ऐसा कोई पैनिक करने वाली बात, कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं। ठीक है। संकेत आज के ग्लोबल नेगेटिव है, FIs नेगेटिव है, लेकिन लोकल फंड्स के हैं पॉजिटिव संकेत। FNO है न्यूट्रल, सेंटिमेंट भी न्यूट्रल और ट्रेंड है आपका पॉजिटिव, चिंता की बात है नहीं। ठीक है। निफ्टी 19,650 19,725 पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में खुलकर हम देखेंगे कि कितना सपोर्ट आता है, नहीं आता है। इसके ठीक नीचे 19,550 19,625 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर आपको सारे शॉर्ट्स भी काटने और लॉन्ग भी बनानी, कोई चिंता मत करें। ऊपर की तरफ 19,850 800-850 हायर जोन है, एक ही रेंज दी है दीप। बैंक निफ्टी 44,250 44,400 पहला सपोर्ट जोन है और इसके ठीक नीचे 44,000 44,125 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर लॉन्ग भी बनाने हैं, शॉर्ट्स भी सारे काट लेने। ऊपर की रेंज एक ही है, 44,600 से 44,750। इस रेंज में आकर 2 दिन से अटक रहे हैं, आज भी अटकेंगे ये अगर आए वापस घूम फिर के तो। ठीक है सर। FIs की पोजीशन कल बदली नहीं है, पुट कॉल रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम ही आया है सर, कुछ बदलाव? कोई बदलाव नहीं दी, न पुट कॉल रेशियो में न किसी में, तो डेटा कोई खास बदले नहीं। मार्केट भी फ्लैट बंद हुए हैं, कुछ मार्केट में भी नहीं बदला तो डेटा कहाँ से बदलेंगे। स्टॉप लॉस भी कोई खास नहीं बदले, थोड़े से बदले। 19,675 रखा था मैंने 2 दिन से,
थोड़ा सा नीचे 19,650 किया इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको डीप रखना है वो थोड़ा 19,500 तक का रख सकता है, लेकिन वो आपकी मर्जी पर। आज स्टॉप लॉस आपकी लॉन्ग पोजीशन किस लेवल की है उस हिसाब से रखिए। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस इंट्राडे 44,350 है, क्लोजिंग 44,000 है। आज स्टॉप लॉस आपका अपना टेलर मेड बना सकते हैं अपने पोजीशन की एंट्री पॉइंट के हिसाब से। आप स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन का अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस एडजस्ट करने की अनुमति नहीं है। नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ नहीं है। Got it. ये 19,850 ही रहेगा जी, कल भी यही था। ये 44,800 ही रहेगा कल भी यही था। Got it. तो ये आपके स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं गए, सेम टू सेम। ठीक है। नई पोजीशंस में क्या करेंगे? बेचना है निफ्टी 19,850 कल के और परसों के 2 दिनों के जो हाई पॉइंट है 19,840 के आसपास आकर हम अटक रहे हैं, उस स्टॉप लॉस से आप बेचिए। नीचे की तरफ का जो टारगेट बनेगा दीप 19,725, 19,675 दो छोटे टारगेट हैं। 19,650, 625 दो मीडियम टारगेट है। 19,575 और 550 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। खरीदना चाहते हैं बिल्कुल, जो शूरवीर खरीदना चाहते हैं वो जरूर खरीदें। और आपके लिए खरीदने की रेंज आ रही है और वो रेंज है 19,550 से 650 की रेंज में 2-3 टुकड़ों में खरीदिए धीरे धीरे। 650 पे खुल के देखिए, अगर वहाँ पे ठीक ठाक माहौल है 150 फुट वहीं से एंट्री मार सकते हैं। जिनको दो लोड खरीदने 650 550 में 3 खरीदने 650 600 550 50 पॉइंट के गैप में 3 बार एक्यूमुलेट कीजिए। 19,500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सिंपल सा ट्रेड है। 675 715 दो छोटे टारगेट हैं। 750 775 और 800 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। दोनों करिए, दोनों तरह आए नहीं चल, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, मौका है, ताला थोड़ी लग रहा है। एग्जैक्टली। भले कुणाल जी कुछ भी बोल दे 13 तारीख शुक्रवार है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। फ्राइडे द 13 है बात में तो दम है, कुछ भी बोलो। माना जाता है कुछ होता है। 13 तारीख और शुक्रवार का कॉम्बिनेशन खतरनाक है। खतरनाक है। हाँ, ये बात है। ओके, बैंक निफ्टी बेचना है 44,800 के स्टॉप लॉस के साथ में। 44,525 425 दो छोटे टारगेट हैं। 350 302 मीडियम टारगेट है और 44,225 125 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। और जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 44,125 से 44,250 की रेंज अच्छी है। बेसिकली 44,400 के नीचे से बैंक निफ्टी बाय रेंज में जाना शुरू कर देता है। लेकिन आज देखते हैं, क्योंकि आज फिर से गिरावट का जिम्मा तो आईटी शेयरों के लिए, और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं वीकेंड पर, तो उससे पहले मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा घटना चाहिए। फिर भी मैंने सेफर साइड पर नीचे की रेंज दी है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए आप बैंक निफ्टी में। और खरीदने के लिए रेंज जो अच्छी है 44,125 से 44,250 की दीप। 44,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेगा 44,300 350 और 403 छोटे टारगेट है। 44,525 600 और 700 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। सिंपल। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये आपके पूरे की पूरी स्ट्रैटेजी, आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। वायदा कारोबार की लिस्ट रोज बढ़ रही है सर। डेल्टा कॉप वापस आ गया बैन में 1 दिन की छुट्टी के बाद। सन टीवी और बीएचईएल यहाँ पर भी फ्रेश एंट्री हुए, तो तीनों ये स्टॉक आज फ्रेश एंट्री में है और 7 स्टॉक्स पहले के बने हुए हैं। तो आज 10 स्टॉक्स हैं आपके वायदा कारोबार के बाद। पूरे 10 हो गए। 10 का दम सर, 10 का दम नहीं है, 10 शेयर बेदम है। अब इनमें कुछ आज होगा नहीं, होगा। ठीक है, इन पर रखनी है नजर। स्टॉक्स पर भी करना है फोकस। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के है ना दीप। ज़्यादा तो नहीं, बस खाली ये कि थोड़ा सा वैसे तो वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो डेटा काफ़ी कम है निफ्टी के। तो 19,800 ही है, यहाँ पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 48 लाख शेयरों का। बैंक निफ्टी में 44,500 आपका तुरंत सपोर्ट है, उसके नीचे ही कमजोरी होगी। सो डेटा कम है आज। और अच्छी बात है इस खराब दिन, मतलब जब मार्केट का हाल यही, अगर कल का सेशन होता और ख़राब खुलते आप तो प्रेशर ज़्यादा होता। लेकिन फॉर्चुनेटली कल निफ्टी में पोजीशन कम हो चुकी है। बैंक निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी का कल पहला दिन था, तो पोजीशंस कम है। तो मतलब वीकली पोजीशंस काफ़ी कम है, तो ज़्यादा तनाव है नहीं। ज़्यादा पोजीशन होती है, तनाव कम है। ठीक है, मैनेज निकाल लेंगे दिन। ठीक है सर, आइए पर स्टॉक्स पर करना है फोकस बिगुल अनिल जी के लिए। स्टॉक ऑफ द डे बताएं सर। बहुत ही मजबूत नंबर्स आए हैं एंजल वन के। और डीप हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, एबिटा ग्रोथ देखिए और प्रॉफिट ग्रोथ, तीनों ही 40 से 45% की रेंज में आई है बढ़कर। पहले मैं लेवल्स बता दूं आपको। 2080 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है और 2130, 2145, 2165 ये टारगेट। ये मैं पहली बार ये स्टॉक मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है। और
इस नंबर से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही, देखिए रेवेन्यू 40%, एबिटा 40% और मुनाफा 42%, मार्जिन्स 42.25% के आसपास स्टेबल है। इस नंबर से एक चीज़ समझ में आ रही कि जो आपके रिजल्ट्स हैं ब्रोकिंग कंपनियों के, उनके बहुत बढ़िया आएंगे। मैंने कुछ ही समय पहले एक ब्रोकिंग स्टॉक रिकमेंड किया था, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, और इस नंबर के दम पे पूरे सेक्टर का आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत मजबूत रिजल्ट रहने चाहिए। Absolutely. तो ये बहुत दमदार परफॉर्मेंस ब्रोकिंग कंपनियों के रिजल्ट्स इस तिमाही के संकेत एंजल से मिल चुका है। तो हमारी जो 1600 रुपये के टारगेट शेयर इंडिया में वो भी इंटैक्ट है, और बिल्कुल ये भी आज एक अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करें। तो ब्रोकिंग स्टॉक्स पे फोकस करिएगा। ओके, तो ब्रोकिंग स्टॉक्स पर तो करना है फोकस। आई थिंक अब तक का हाईएस्ट डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया, तो ये भी अच्छा, अच्छी खबर है। इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो एटलीस्ट अच्छी खबर ही निकल कर आ रही है। ओके, एंजल वन पर है हमारी नज़र। नतीजों का रिएक्शन भी आने वाला है, और भी क्या नतीजे हैं, खबरें हैं, ट्रिगर्स और ब्रोकरेजेस, सारी डिटेल्स लेकर तैयार हैं अरमान, नुपुर और आशीष। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में निफ्टी अगर आप बात करें, वहाँ पर HDFC लाइफ के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में आदित्य बिरला मनी है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, सोम डिस्टिलरीज है, साई सिल्क्स है। साई सिल्क्स के Q1 FY24 के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आखिरी फ्राइडे होगा BSE बैंकेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक्सपायरी क्या, और उसी के साथ साथ 16 अक्टूबर से जो बैंकेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मंडे को एक्सपायर होंगे। जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल 30 दिन का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होगा 50% शेयर्स के लिए। और नेशनल सिनेमा डे तो है ही सही, जिसमें आपको टिकट्स जो है 99 के भाव पर मिलेंगे। नतीजों में आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें ओवरऑल आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, पर मार्जिन में आपको थोड़ी गिरावट दिख रही है। आय लगभग 35% के आसपास बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा भी 29% बढ़कर आया है। मार्जिन्स 44.4% से थोड़े से गिरकर 42.6% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में लगभग 27% के आसपास का उछाल दिखेगा। और कंपनी ने जो अपना FY24 के जो गाइडेंस है उसे रिवाइज करके और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एंजल वन, यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें, आय लगभग 41% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स वो हैं लगभग सस्टेन रहे हैं 42.4% से 42.2% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में लगभग 42% के आसपास का उछाल दिखेगा, और इंटरिम डिविडेंड लगभग 12.7 का उन्होंने ऐलान भी किया है। कैसोराम इंडस्ट्रीज अंत में बात करें तो आय 13% बढ़ी है, मार्जिन 6.1% से इंप्रूव होकर 7.3% पर आते हुए दिखे हैं, और घाटा जो है पहले 59 करोड़ का था, इस बार भी लगभग 58 करोड़ का घाटा जो है आता हुआ दिखा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे और ट्रिगर्स आज के। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। Q2 अपडेट्स के साथ शुरुआत करते हैं GMR एयरपोर्ट, जहाँ पे मंथली ट्रैफिक डेटा आते हुए दिखा है। सितंबर के महीने में कुल पैसेंजर ट्रैफिक देखें तो 23% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। तो स्ट्रॉन्ग डेटा GMR एयरपोर्ट्स पे रखनी है नज़र। इसके अलावा खबरों में सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिखी। US FDA ने एक दवा के लिए प्री अप्रूवल जाँच पूरी की है। हैदराबाद फैसिलिटी में फॉर्म 483 के साथ 9 आपत्तियाँ जारी की गई है, तो यहाँ पर रहेगी नज़र। पनाशा बायोटेक में भी फॉर्म 483 इशू किया गया US FDA की तरफ से। बद्दी प्लांट में जांच हुई थी, उसके बाद 9 आपत्तियां US FDA की तरफ से आती हुई दिखी, तो ये स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। एम्फोसिस, जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी ने एक एक्विजिशन किया है, पार्टनरशिप की है, जो करार किया है वो करीबन 1100 करोड़ के आसपास का है, तो बड़ा अधिग्रहण यहाँ पे करते हुए दिखे एम्फोसिस, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। SJVN पे रखिएगा नज़र, क्योंकि कंपनी को 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की जो बोली थी वो जीती है। 600 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, और 18 महीनों में इसे पूरा कर दिया जाएगा, तो SJVN के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखे। और लास्ट में BGR एनर्जी, जहाँ पे कंपनी को मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजेस सप्लाई के लिए 113 करोड़ का ये ऑर्डर मिला, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें। अरमान, बताएं और खबरें और साथ ही फंड एक्शन जो है। जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले बात करें इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स दोनों के लिए अगर आप देखें, नवरत्न कंपनी की सूची में उन्हें शामिल किया गया है। और अगर आप फिलहाल मिनी रत्न कंपनियों में, जो उसके पहले जो है मिनी रत्न कंपनियों में शामिल थी, अब दोनों कंपनियां नवरत्न सूची में आ चुकी है। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज, यहाँ पर कंपनी ने वीज़ा के साथ 5 साल के लिए ग्रोथ एग्रीमेंट किया है, और 5 साल के लिए तो किया है, जिसमें अमाउंट लगभग बताया जा रहा है 165 करोड़ के आसपास का है। बल्क और ब्लॉक डील्स के हिसाब से 361 मैम, वहाँ पर मॉर्गन स्टैनली फंड ने लगभग 24 लाख शेयर्स, जो कि 0.7% इक्विटी है, वो बेचे हैं। और नॉर्गेज बैंक की बात करें, उन्होंने लगभग 33 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। और प्लाजा वायर्स लिमिटेड की बात करें तो 361 ने लगभग 2 लाख के आसपास, नावी फिनसर उन्होंने भी 2 लाख के आसपास, और STCI उन्होंने भी लगभग 2 लाख के आसपास बेचे हैं
फेडरल बैंक वहाँ पर जो है वहाँ पर भी उन्होंने 2 लाख के आसपास बेचे और खरीदारी में सरवना सिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने लगभग 4 लाख के आसपास खरीदारी करी। ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और इंटरेस्टिंग कुछ रिपोर्ट्स लेकर आए हैं आशीष FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो नतीजों पर रिपोर्ट से करिए शुरुआत। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले इन्फोसिस यहाँ पर सबकी नजरें मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है उसमें 40 रुपए की कटौती की है। 1640 से घटाकर 1600 कर दिया। 1466 का भाव चल रहा है। लेकिन जेफरीज ने अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा और जो लक्ष्य 1550 से बढ़ाकर 1650 100 रुपये टारगेट बढ़ाया है। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। 1410 से घटाकर लक्ष्य को 1400 रुपये कर दिया है। कॉमेंट्री अगर आप देखें तो लगभग सबकी एक जैसी नजर आ रही है, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि FY25 हो सकता है कि यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। डील विंस के ऊपर भी जो है कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिली है। एक और IT कंपनी जो आपके रडार पर रहेगी HCL टेक, जहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें। लक्ष्य 1450 से घटाकर 1400 रुपये कर दिया। नोमेरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1220 रुपये से घटाकर 1200 रुपये कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें। लक्ष्य 1170 से बढ़ाकर 1180 कर दिया। 1295 का टारगेट दिया है। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ। कॉमेंट्री के लिहाज से देखें तो मॉर्गन स्टैनली की कॉमेंट्री कह रही है कि रेवेन्यू गाइडेंस का जो कट किया है वो लार्जली एंटिसिपेटेड था इनकी तरफ से। हालांकि ये भी कह रहे कि FY24 हो सकता है कि जो दूसरे अन्य IT पीयर्स हैं इनके मुकाबले कंपैरेटिवली आपको बेहतर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिले। HDFC AMC एक और स्टॉक है जहां पर नतीजे आ चुके हैं। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है। रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है इसमें ठीक ठाक बढ़ोतरी की गई है। 2540 रुपये से बढ़ाकर 2770 रुपये कर दिया है। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 2755 रुपये के करीब चल रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 2375 रुपये के लक्ष्य ले। JP मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड आ गया। पहले अंडरवेट की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और टारगेट 1700 से बढ़ाकर 2600 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो HDFC AMC को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जेफरीज खरीदारी की राय दी इन्होंने और टारगेट जो है 2920 से बढ़ाकर 3230 रुपये कर दिया है। नतीजों पर तो ढेरों रिपोर्ट्स आपके लिए आई हैं। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, SBI पर बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट आ गई है UBS की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और सीधे देखिए खरीदारी की राय थी, अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस में तो बड़ा कट किया है। 740 रुपये का पहला जो टारगेट था अब घटाकर 530 रुपये कर दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से भी नीचे है। भाव चल रहा है 586 का और ये मान रहे कि पहला बड़ा डाउनग्रेड है इनकी तरफ से काफ़ी सालों के बाद। और यहाँ पर ये मान रहे कि हो सकता है कि जो रिटर्न रेशियोज हैं इस वित्त वर्ष में पीक आउट हो गए हैं। इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर डिक्लाइन आपको FY25 में देखने को मिल सकता है। पूरी रिपोर्ट दिन के दौरान विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन डाउनग्रेड और टारगेट कट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सिर्फ UBS SBI तक नहीं रुका है। एक्सिस बैंक पर भी अगर आप देखें तो रेटिंग को कट किया। खरीदारी की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दी है और जो टारगेट है इन्होंने 1150 से घटाकर 1100 रुपये कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो लक्ष्य है वो 2050 रुपये से घटाकर 1875 कर दिया है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। खरीदारी की राय दी है और मान रहे कि अर्निंग्स का जो मोमेंटम है आगे भी कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2850 का टारगेट दिया है। लेकिन यूनाइटेड ब्रीवरी सिटी की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड, अब बिकवाली की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है ये 1770 से घटाकर अब करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दिया है 1500 रुपये का। 1600 रुपये का भाव चल रहा है। NTPC में कल खरीदारी दिखी थी। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य में 5 रुपये की बढ़ोतरी की है, 275 से बढ़ाकर 280, लेकिन स्टॉक अभी 242 पर चल रहा है। टाटा पावर पर बिकवाली की राय है। लक्ष्य 190 से बढ़ाकर 195 और अंत में ग्रासिम, यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1985 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी। और भी ये रिपोर्ट हो गई सारी? ये हो गई सर, हो गई सारी। चलिए बहुत बढ़िया। रिपोर्ट आज काफी ज्यादा ही है, लेकिन सर इंटरेस्टिंग भी है। बताओ। इसकी तरफ से रिपोर्ट UBS वाली बैंकिंग पे पहला डाउनग्रेड है। लंबे समय बाद। हाँ, SBI पे वो भी। एक्सिस का तो फिर भी ठीक है, SBI का बड़ा डाउनग्रेड है। बड़ा डाउनग्रेड है। चलिए आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है पिक ऑफ द डे। आज हम ले लीजिए क्योंकि आज हमारा है प्लेयर ऑफ द डे। तो देखते हैं कौन से स्टॉक्स प्लेयर ऑफ द डे की कैटेगरी में होते हैं। फिट बिगुल। पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं सचिन जी। सुप्रभात, बताएं सर प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पर तो में ही जारी करनी है
पर्टिकुलर स्टॉक हमने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना था एंड तब से जिस तरीके से परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 7 to 8% की अपसाइड यहाँ पर अनलॉक हुई है एंड कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ऑन द वीकली स्केल एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है 2900 का तो पोजिशनल टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट ही है बट फर्दर ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2680 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। स्टॉप लॉस आपको 2540 पे लगाना है एंड अभी भी खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। इंडिगो खरीदना है 2540 का स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या बताया सचिन जी? अनिल जी 2680 का पहला टारगेट होता है तो इसका मतलब दूसरा भी होगा फिर एंड दूसरा 2900 का हमने दिया है कितना 2900 वाओ ओके। हाँ तो चलिए सचिन जी की तरफ से 2 टारगेट 2680 और बड़ा टारगेट 2900 का खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई। आइए और हमारे साथ तो कौन कौन आ चुके हैं जरा एक बार देख लिया जाए। सेठी साहब भी तैयार हैं और हाँ सेठी साहब हैं, पालिया साहब हैं, कुणाल जी भी, राकेश जी, कुणाल जी क्या करते हो आप? ये कल कौन था बोलने वाला है फ्राइडे 13th और ब्लैक फ्राइडे ये सब ये किसका अनुमान था ऐसा? अनिल जी कल अनिल जी मुंह से निकल गया और अनिल जी आज देखिए वाकई में नीचे बाजार खुल गया और मैं भी यही सोच रहा था अनिल जी। हाँ देखिए क्या ये अजब हो गया। ब्लैक तो नहीं है, ग्रे फ्राइडे जरूर है। ब्लैक जितना तो नहीं है लेकिन ग्रे जितना जरूर है। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, कुणाल जी प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदने की राय देने से पहले अनिल जी एक छोटी सी आपत्ति है। मैं देख रहा हूँ अनिल जी ये जो ब्लू टी शर्ट का आपका आज का एजेंडा है अनिल जी, ये 2 लोग फॉलो करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। एक तो ये हमारे सेठी साहब ने तो शर्ट पहन ली है और बंसल साहब ये जो है पता नहीं कौन से कलर की शर्ट पहन के आए हैं। नहीं तो अनिल जी जरा इनके कान खींचिए। नहीं सेठी साहब को तो अलाउ है, चलो ब्लू के साथ में जा रहे हैं सर। आपत्ति तो बंसल जी से ही है। चिंता मत करो, 3:30 बजे तक अपने पास बहुत टाइम है। हाँ आपने मुझे इंडिकेशन दे दिया है। अब बस ये इंश्योर करना है कि बंसल जी बीच में कुछ अर्जेंट काम है बोल के निकल ना जाए शो से, इतना इंश्योर कर लीजिए। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसमें कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि आज बाजार थोड़ा कमजोर रहेगा खुलते समय, तो आपको नीचे के लेवल्स पर शायद ये मिल जाए। नीचे मिले तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट चार्ट पर 880 के आसपास इस्टेब्लिश हो गया है। तो अगर ये मान लीजिए आपको 887 888 के आसपास मिलता है तो उन स्तरों पर बाय करने की मेरी राय है। स्टॉप लॉस रखें 882 रुपए पर, 882 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 904 रुपए का, 904 का। इवेंचुअल टारगेट 915 का। तो 915 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में खरीदारी करें। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय टाटा कंज्यूमर पर। सेठी साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी सॉरी, आज ये जो हुआ मेरा आज रेगुलर डे नहीं रहता है। मैं थर्सडे को आता हूँ सुबह के शो में। हाँ। तो कल मैं आ नहीं पाया था इसलिए आज आया, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया और ऑफिस में आके जब टीवी चालू किया तब ध्यान आया कि अरे आज टी शर्ट पहनना था। फिर मैंने ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई थी और घर से टी शर्ट उतनी देर में आ नहीं सकती थी, तो ये हो गया। अरे कुणाल जी की बातों को इतना दिल पे नहीं लेते हैं। आपके देखो हल्का ब्लू है, पीछे देखो आप जरा घूम के देखो, आपके पीछे पूरा ब्लू है। इतना काफी, इतने से जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे, तो बिल्कुल जीतेंगे। बताएं सर। अनिल जी पिक देने के पहले एक मार्केट का अपडेट देना चाहूंगा। कल यूएस में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए और उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड्स में स्पाइक हुआ तो बाजार में गिरावट देखी गई, बट उसको एक अलग तरीका भी है देखने का। जितने हम कमजोर थे, जितने वो कमजोर थे, वहां से बाय द एंड ऑफ द डे एक रिकवरी देखने को मिली। आज ये जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है ये पूरा आईटी स्टॉक्स का ही प्रेशर है। जिस तरह से इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस दिया है तो मुझे लगता है उसका असर रहेगा। बट इंडिया इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। इन्फ्लेशन के नंबर्स देखिए, बहुत ही जबरदस्त नंबर्स आए। आईआईपी नंबर्स अभी आपको सुन भी रहा था, बहुत ही 14 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आया है। तो वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो मुझे लगता है अगर बाजार इतने गैप डाउन से खुले, जो कि मुझे नहीं लगता खुलेगा, तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। और अनिल जी आज का जो मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है
एक कैश मार्केट का रेलवे स्टॉक है जिसकी कल दोपहर को भी चर्चा हो रही थी, रेलटेल कॉर्पोरेशन, जो कल 218 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक मिनी रत्ना पीएसयू है जो कि ये रेलवेज तो नाम में ही है, रेलवेज को कैटर करती है, इंडियन रेलवेज के लिए काम करती है मेनली, जहाँ पे ये पूरे भारत में ब्रॉडबैंड जो टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की एक्सेस देखिए 61,000 किलोमीटर के हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है इनके पास, जो कि भारत के जितने इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज है उन सबको कवर करते हैं, मतलब भारत की 70% आबादी को कवर करते हैं और कुछ 7,300 स्टेशन को कवर करते हैं। तो इस तरह की कंपनी है और बाकी एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 5,800 करोड़ की, और सरकार का जिस हिसाब से फोकस है जो कवच और रेलवे सेफ्टी सिस्टम को बढ़ाने का, तो ये भी कंपनी उस सेगमेंट में है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया आने वाले 5 साल में 1 लाख करोड़ खर्चा करेंगी, उसमें से 20 से 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल सकते हैं, जो कि आज एक छोटी साइज की कंपनी है, एक जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आज का मेरा इसमें टारगेट है 230 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 213 रुपए का, और वैसे मैं इस पे 9 से 12 महीने के हिसाब से खरीदारी करने की सलाह देना चाहूंगा विद फॉर अ टारगेट ऑफ 300। टारगेट के लिए 9 से 12 महीने के लिए करें खरीदारी। और आज भी प्लेयर ऑफ द डे रेलटेल हो सकता है, 213 और 2 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। और सारे रेलवे स्टॉक्स लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहे भी है और हम कह भी रहे कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में बिल्कुल भी बेचिए मत। आइए स्वागत किया जाए पालिया साहब का भी। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका, बताएं सर प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्लेयर ऑफ द डे में स्टॉक हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे ही फोकस करना चाहिए, और ऑटोमोबाइल स्पेस पे हमें लगता है टीवीएस मोटर में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि तेजी कंटिन्यू रहते हुए दिख सकती है। यहाँ पे हमें जो फ्यूचर्स के टारगेट लग रहे हैं वो आना चाहिए करीब 1630 1640 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1575 के आसपास। टीवीएस मोटर्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। 1597 के आसपास ये स्टॉक हुआ है बंद, यहाँ पर करें खरीदारी। आइए बंसल जी का भी है स्वागत। सुप्रभात बंसल जी, प्लेयर ऑफ द डे चुना है कि आज नोटा है आपका कि आज मैं नेट पे नहीं उतरूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी प्लेयर नहीं, 2 प्लेयर लेके आया हूँ, लेकिन अनिल जी उससे पहले क्लैरिफिकेशन है। हाँ। ये जो मैं ब्लू की जगह ब्लैक टी शर्ट पहन के आया हूँ अनिल जी, इसके जिम्मेवार ओनली एंड ओनली आप हैं अनिल जी, आपकी वजह से ऐसा हुआ है अनिल जी। अच्छा, क्यों मैंने गिफ्ट की दी है? नहीं अनिल जी, आपने आज बताया अनिल जी सुबह सुबह कि कुणाल जी की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। कल मैंने कुणाल जी को फोन करा, मैंने कहा प्लीज बाय 1 टी शर्ट फॉर मी। हाँ हेलो हेलो। होता है, लास्ट टाइम मैंने ब्लू ब्लैक पहनी थी और अनिल जी मुझे ब्लैक पहना के खुद ब्लू पहन लिया, और सुबह आपने समझाया कि कुणाल जी की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। अगर आपने 2 दिन पहले बोला होता तो कल उनकी बातों को मैं हल्के में लेता अनिल जी। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं बंसल जी, आप आए ना बस उतना काफी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप दोपहर के शो में पहन लीजिएगा ब्लू, उसमें क्या है। चलिए बढ़िया, बताएं सर। अनिल जी ऐसे प्रेशर मत बनाइए, दोपहर के शो में अनिल जी मार्केट छोड़ के टी शर्ट अगर कुणाल जी भिजवा देंगे तो 2 घंटे का टाइम आराम से जाके 11 से 2 के बीच में आराम से जाके टी शर्ट खरीद के ले आएंगे, क्या टेंशन है ना? या कुणाल जी तब तक वो कुरियर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। जी सर बताएं। अनिल जी मेरे को रियल एस्टेट स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ से आशियाना हाउसिंग है मेरा पहला प्लेयर ऑफ द प्लेयर, और ये 226 के अराउंड की क्लोजिंग है। 210 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। डिलीवरी में खरीदारी की राय है 282 के टारगेट के लिए। दूसरा आईटीडीसी काफी अच्छा लग रहा है, 390 के अराउंड चल रहा है, 370 का लगाना है स्टॉप लॉस, 439 440 के टारगेट के लिए। दूसरा प्लेयर है मेरा आईटीडीसी। आशियाना हाउसिंग और आईटीडी सीमेंटेशन, ये 2 स्टॉक चुने हैं खरीदारी करने के लिए आज से प्लेयर ऑफ द डे। बहुत ही बढ़िया। आइए सिद्धार्थ सेडानी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेडानी साहब सुप्रभात, बताएं सर प्लेयर ऑफ द डे। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी प्लेयर ऑफ द डे जैसे ही जैसा इलेक्ट्रीफाइंग मैच है कल का इंडिया पाकिस्तान का, उस हिसाब से ही स्टॉक हो सकता है। यह है पेट्रोनेट एलएनजी, क्योंकि नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कंपनी है। टारगेट शॉर्ट टर्म आपको रखना है 235 का, और पोजिशनल टारगेट रखना है 248 का।
LNG का बिजनेस है, 2 टर्मिनल ऑपरेट करती है दहेज और कोची में, करीबन 22.5 MMTPA का कैपेसिटी है और टोटल केपेक्स भी है ये साल में 1700 करोड़ का और एक्सपेंशन दहेज टर्मिनल में करने वाली है कंपनी। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस स्पेस में पेट्रोनेट LNG जिस पे शॉर्ट टर्म टारगेट रखना चाहिए 235 का और पोजिशनल टारगेट रखना चाहिए 248 का। यह है आपके लिए पेट्रोनेट LNG सिद्धार्थ जी की तरफ से यहाँ पर। बिल्कुल, आइए तैयार है सुमित जी भी हमारे साथ। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या है इरादा? अनिल जी, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। स्टॉक का नाम है HUL, इसमें तेजी होगी फुल। स्टॉक का नाम है हुल, इसमें तेजी होगी फुल। स्टॉक यहां से एक बढ़िया वो ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। सुमित जी थोड़ा है ना, देखिए डायरेक्टली है ना लीग में खेलने के लिए होता, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, नेट प्रैक्टिस। आप सीधा के डायलॉग मारा तो वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस में हो गया। तो अनिल जी, HUL को हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलने में 2 बार रिपीट हो गया। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अगर ये पहले थोड़ा है ना आप 2-4 बार रट्टा मार देते जिसमें तेजी होगी फुल, वो है HUL जिसमें तेजी, तो फिर आके ना बराबर बोल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी बताएं जी। तो अनिल जी, जो स्टॉक अभी रडार पे है वो है हुल, इसके अंदर तेजी होगी फुल। स्टॉक का भाव चल रहा है 2550 के आसपास। स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी इंटरडे में छोटा मोटा 10-20 रुपए का डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें। नीचे के अंदर इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 2500 के आसपास का बनेगा। 2500 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2600 का इसका पहला टारगेट होगा, 2625 का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो HUL में खरीदारी करें 2500 के स्टॉप लॉस से 2625 के टारगेट्स लिए। HUL ये है वो स्टॉक जहाँ फुल खरीदारी करने की राय है, लेकिन फुल लिस्ट तो देंगे सेठी जी। पहली पिक आपने दी है रेलटेल फॉर अ चेंज, आज कैश स्टॉक है। सेठी साहब F&O कोई स्टॉक आया ही नहीं आपका? नहीं अनिल जी, F&O के लिए एक्चुअली आज बोला गया था प्लेयर ऑफ द डे देना है, तो मैंने फिर एक ही स्टॉक वैसे निकाला, बट मैं तो लिस्ट तैयार रहती है मेरी, तो F&O के अरे हम तैयार है, दर्शक तैयार है, बताइए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो F&O स्टॉक जिस पे नजर रहेगी, एक तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। M&M ऑटो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है बाजार में आज कोई गिरावट आती है तो एक अच्छा मौका होगा M&M पे खरीदारी करने का। स्टॉक एक रॉक सॉलिड है, अच्छे मोमेंटम में है, मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा स्टॉक रहेगा SBI लाइफ इंश्योरेंस का, जिसमें हमने कल एक अच्छी तेजी देखी, बट मुझे लगता है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो SBI लाइफ, डिस्पाइट द फैक्ट SBI पे आज रिपोर्ट खराब आई है, बट SBI लाइफ अच्छा लग रहा है। और एक फाइनली आज 3 ही स्टॉक दे रहा हूँ, तीसरा स्टॉक रहेगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, वो रहेगा GNFC। एक पसंदीदा स्टॉक रहा है और जिस तरह से ऐसे देखा जा रहा है जो TDI के प्राइजेस हैं वो काफी शार्पली बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, और उसका असर इस स्टॉक में कल परसों दिखना चाहिए था, दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल चलना चाहिए। 631-32 के लेवल पे ये स्टॉक कल बंद हुआ है, मुझे लगता है इसमें भी आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। TDI के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, GNFC पर रखिए नज़र। केमिकल स्टॉक्स तो हमारे रेडार पर भी रहे हैं। M&M, SBI लाइफ, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। ऑटो स्टॉक्स में तो बड़ी तेज़ी बनी हुई है। मारुति में भी आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, जो सुजुकी मोटर के शेयर्स के साथ अधिग्रहण होने वाला था, डील जो इनकी ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दी थी, उसकी टाइमलाइन हमारे सामने आ चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में ये आपको होते हुए दिखेगा। सेठी साहब एक बार जरा मारुति पर भी राय दें, कल अच्छे एक्शन में था सर। जी चल रही है, स्टॉक अच्छा करेगा। अब ये अगर मुझे आज और 1-2 स्टॉक एक्सटेंड करने की इच्छा होती तो मारुति ऑल्सो वुड हैव कम ऑन द लिस्ट, बट ऑटो स्टॉक ज्यादा हो जाते हैं, उसके आज से मैंने एक ही पिक किया M&M, और बाकी मारुति भी मुझे लगता है आज अच्छा करेगा। स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। वैसे भी हमने निचले लेवल से एक अच्छा अपसाइड देखा, और जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं ऑटो कंपनीज के, और खास करके ये जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वाली कंपनियां हैं, मुझे लगता है मारुति वुड डू वेल। तो यहाँ पे भी इस स्टॉक में बने रहना है, या कोई भी आज की गिरावट में मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए मारुति। ओके, ये है आपके लिए मारुति, इस पर रखिए नज़र। डिप पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है, इस पर एक्शन यहाँ पर आ सकता है। एक्शन कुछ और काउंटर्स में भी आपको बनते हुए दिखेगा आज के ट्रेड के लिए। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर रखिए नज़र। खराब खबर आई है, US FDA ने इनकी हैदराबाद यूनिट की प्री अप्रूवल जांच करी थी, फॉर्म 483 जारी किया गया है, 9 आपत्तियां भी मिली हैं यहाँ पर। सचिन जी एक बार डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट भी देखें, थोड़ी कमजोरी आ रही है, कल भी करीब 0.5% नीचे बंद हुआ था, क्या राय है इस पर?
दीपांशु, यहाँ पर ज़्यादा मुझे लग रहा है बिकवाली नहीं होगी। इनफैक्ट नीचे 5400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो आई थिंक स्लिपेजेस आते भी है तो वहाँ तक थोड़ी सी रूम है। बट इमीडिएट बेसिस पे जो एक हर्डल है आई थिंक 5630 के आसपास का, अगर ये पार हो जाता है तो स्टॉक में एक अच्छा चेंज नज़र आना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है ये हर्डल 5630 का इंटैक्ट रहेगा। बट नीचे भी मुझे लग रहा है अगर गैप डाउन होता है तो 5400 के आसपास थोड़ा सा डिमांड बन सकता है, तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह नहीं होगी। ओके, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह नहीं होगी डॉक्टर रेड्डीज, हालांकि खबर इनके लिए खराब है। बंसी जी, एक बार पनेशिया बायो इसके भी चार्ट्स पर नजर डालें, इनके लिए भी खराब खबर है। इनके हिमाचल प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ था, वहां पर भी 9 आपत्तियां जारी की गई हैं यूएसएफडी की तरफ से। पनेशिया बायो के चार्ट पर क्या राय रहेगी सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकली तो नीचे से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और ऊपर में स्ट्रॉन्ग हर्डल है, 180 की स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो 180 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश खरीदारी की राय है। और टेक्निकली नीचे में 165 एक अहम सपोर्ट है, तो 165 के लेवल्स अगर डिसाइसिवली टूटते हैं, किसी ने ट्रेडिंग के नज़रिए से ले रखा है तो 165 के लेवल के नीचे एग्जिट की राय है। 180 के लेवल ऊपर में टूटते हैं तब एक खरीदारी की राय है। ओके, ये है आपके लिए पनेशिया बायो। तो 2 फार्मा काउंटर्स, दोनों के लिए हमने थोड़ी नेगेटिव खबर आते हुए देखी है। एम्फेसिस, इन्होंने एक एक्विजिशन किया है करीब 1100 करोड़ रुपए में, इनकी सब्सिडरी है जो यूएस में सोनिक पार्टनर्स को अक्वायर करने जा रही है। यहाँ पर एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंसी कंपनी है ये, जहाँ पर इन्होंने एक्विजिशन किया है। सिद्धार्थ जी, वैसे तो आज आईटी पर मूड थोड़ा नेगेटिव है, बट एम्फेसिस पर एक बार राय दें, एक्विजिशन की खबर इनकी 1100 करोड़ में ये एक्विजिशन कर रहे हैं। देखिए दीपांशु, ये मैं मानता हूं कि अच्छी खबर है एम्फेसिस के लिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एम्फेसिस डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहा है इन द मिड कैप आईटी अरीना। हालांकि थोड़ी सी नरमी जरूर होगी क्योंकि इन्फोसिस और एचसीएल के जो गाइडेंस कट है उसके कारण, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम अभी भी मानते हैं कि 2800 रुपए के टारगेट के लिए एम्फेसिस पे आपको बने रहना चाहिए। अच्छी कंपनी है इन द आईटी स्पेस, बीपीओ इंफ्रा आईटी में, और बीएफएसआई टेक्नोलॉजी को अच्छा केटर करती है, तो ये एक्विजिशन उनके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। तो एम्फेसिस पे बने रहने की राय, 2810 का टारगेट। ओके, तो एम्फेसिस पर बने रहिए और खरीदारी करके, इसलिए 2810 के टारगेट्स हैं सिद्धार्थ जी के। आइए और भी कुछ स्टॉक्स की करनी है बातचीत, और अनिल जी की तरफ से भी एक खास प्लेयर ऑफ द डे आने वाला है, उसका भी है इंतजार। करते हैं शुरुआत पहले